दोस्तों, एक ऐसा चोर जिसको आज तक दुनिया का कोई भी पुलिस वाला पकड़ नहीं पाया, लेकिन एक पुलिस वाला इस बात को दिल पर ले लेता है और फिर वो उस चोर को पकड़ने के लिए अपनी फैमिली, अपनी नौकरी, सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो चोर भी किसी डिटेक्टिव से कम नहीं है। उसको पुलिस वालों का अगला कदम पहले से ही पता होता है। चोर हर बार एक नया प्लान बनाकर अपने साथियों के साथ चोरी करता है और बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। अब स्टाइल्स नाम का वो ऑफिसर जो पिछले 2 सालों से उसके पीछे पड़ा है, क्या वो उस शातिर चोर को पकड़ पाएगा या फिर वो चोर हर बार की तरह पुलिस की ऐसी की तैसी करता रहेगा? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं एक क्लब के अंदर शानदार हैलोवीन पार्टी चल रही थी। हर कोई नशे में चूर एंजॉय करने में लगा था और इसी बीच कोट्रेन और एबनी नाम के 2 कपल्स दोनों का इंटीमेट होने का दिल करता है, इसलिए वो लोग मैनेजर को कुछ पैसे देकर ऊपर कमरे में चले जाते हैं। मैनेजर कोट्रेन से कहता है, तुम थोड़ा जल्दी करना क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर वो दोनों मैनेजर से वादा करते हैं कि हमें बस 5 मिनट लगेंगे और फिर वो अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर जाते ही एबनी कोट्रेन को मास्क पहनाकर रेडी कर देती है, जिसके बाद कोट्रेन अपनी चोरी के लिए निकल पड़ता है। दरअसल कोट्रेन दुनिया का सबसे शातिर चोर है जो अपने साथियों के साथ बड़ी बड़ी जगह पर हाथ मारता है और आज भी कोट्रेन एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए आया था, क्योंकि ये क्लब रईस लोगों से भरा पड़ा है। यहाँ केवल मजे ही नहीं करवाए जाते बल्कि करोड़ों रुपए का सट्टा भी खेला जाता है और कोट्रेन और एबनी को ऐसे ही बड़े बड़े मौकों की तलाश रहती है। फिर एबनी 5 मिनट का टाइम सेट कर देती है, जिसके बाद कोट्रेन पीछे के दरवाजे से अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। कोट्रेन की टीम में कुल 4 लोग हैं, जिनमें एक था ताकतवर और चालाक स्ट्रॉ, दूसरा था जोशीला, गुस्से वाला और बॉम्बिंग एक्सपर्ट स्ट्रॉ का चाचा डियोन, तीसरा था चाइना का शातिर चोर चोई और चौथा था कोट्रेन खुद। और ये चारों के चारों जोश से भरे हुए थे, बिल्कुल निडर और बेखौफ, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पैसा कमाना। कोट्रेन हर बार चोरी करने के लिए अलग पैतरा आजमाता है और इस बार वो और उसके साथी हैलोवीन बनकर क्लब लूटेंगे। फिर कोट्रेन पोकर रूम के अंदर जाकर सभी पर गन तान देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अपने सारे पैसे हमें दे दो। तभी कोट्रेन का साथी डियोन एक आदमी के हाथ से उसकी महंगी घड़ी ले लेता है, लेकिन कोट्रेन डियोन को मना करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो आदमी धीरे से बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जूली नाम की एक लड़की उसे देख लेती है और जोर से चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अब जूली की आवाज सुनकर कोट्रेन और उसके साथी सतर्क हो जाते हैं। फिर काम पूरा हो जाने के बाद कोट्रेन वापस से एबनी के पास आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब मैनेजर को कोई अंदाजा भी नहीं था कि इन 5 मिनटों में क्लब के अंदर लाखों डॉलर की चोरी हो गई और यहीं से इस सीरीज की असली शुरुआत होती है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव ईसाई स्टाइल्स को देखते हैं, जो अपने डैड अमोस से मिलने के लिए जाता है। अब हर चोर को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला तो होता ही है और इस कहानी में पुलिस वाला है स्टाइल्स। स्टाइल्स की पहचान कराने से पहले मैं उसके डैड की पहचान करा देता हूँ, क्योंकि स्टाइल्स के डैड अमोस कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक है। अमोस को जीता जागता हैवान बुलाया जाता है, क्योंकि इसने इतने लोगों को मारा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि अब अमोस ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके बाद उसने इस रास्ते को छोड़ दिया। दरअसल अमोस के 2 बेटे थे, स्टाइल्स और हुक। अमोस ने हुक को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया था और इसीलिए लोग उसको छोटा हैवान कहकर बुलाते थे, लेकिन स्टाइल्स ऐसा नहीं चाहता था और उसने अपना रास्ता खुद चुन लिया। इस बात का नतीजा ये निकला कि एक चोरी के दौरान अमोस के दुश्मनों ने हुक को गोली मार दी और यही कारण है कि स्टाइल्स उनसे नफरत करता है, क्योंकि वो उनको अपने भाई का कातिल मानता है। अब जिस समय स्टाइल्स अपने डैड से बात कर रहा था, तभी उसको पता चलता है कि एक बच्ची को अगवा कर लिया गया है, जिसके बाद स्टाइल्स फौरन उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। इस समय हॉलीवुड हाउस में 2 गुंडे उस लड़की को पकड़े हुए थे, लेकिन तभी स्टाइल्स अपने साथी ऑफिसर क्रूज के साथ वहां पर आ जाता है और उनमें से एक किडनैपर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। तभी दूसरा किडनैपर लड़की के सिर पर गन तान कर बाहर आता है। फिर स्टाइल्स उसको समझाता है कि तुम सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस लड़की का बाप कौन है। फिर वो किडनैपर स्टाइल्स की बात नहीं मानता, जिसके बाद स्टाइल्स मजबूरन उसको शूट कर देता है। दोस्तों, डिटेक्टिव स्टाइल्स में एक खास तरह की आदत थी, वो मुजरिम को हमेशा सरेंडर करने का मौका जरूर देता है, लेकिन अगर मुजरिम उसकी बात नहीं मानता तो ये मौके पर ही उसका इंसाफ कर देता है।
अब इस किस्से के बाद डिपार्टमेंट के सभी लोग स्टाइल्स की बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ कोट्रेन और उसके साथी चोर अपनी चोरी को लेकर बातें कर रहे थे, जहां कोट्रेन डियोन पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने पैसों के साथ एक आदमी की घड़ी चुरा ली थी। दरअसल कोट्रेन असूलों का बहुत पक्का है, उसकी नजर जिस चीज पर होती है वो उसी को चुराता है, फिर चाहे वहाँ कितना भी महंगा सामान क्यों ना पड़ा हो। और आज ये लोग इस $2.5 लाख की घड़ी की वजह से इजिली पकड़े जा सकते हैं। फिर डियोन कोट्रेन से कहता है कि घड़ी चुराना मेरी मजबूरी थी क्योंकि हमारे सारे पैसे खत्म हो रहे हैं और इस साल ये हमारी दूसरी चोरी थी। फिर कोट्रेन उन सभी से वादा करता है कि मैं तुम्हारी जेबें कभी भी खाली नहीं होने दूंगा। अब स्ट्रो और चोई दोनों डियोन की बात से सहमत थे, जिसके बाद कोट्रेन नए काम के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसको भी पैसों की जरूरत थी। अगले सीन में हम स्टाइल्स को देखते हैं जो अपने दोस्त मैनी शो के बारे में पढ़ रहा था। दरअसल आज से 2 साल पहले स्टाइल्स और शो कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक ने शो को गोली मार दी और स्टाइल्स ने अपने दोस्त को खो दिया। तभी सीनियर ऑफिसर जिमी स्टाइल्स के ऑफिस में आते हैं, जिनको देखकर स्टाइल्स शो की फोटो छुपा देता है। अब जिमी स्टाइल्स से हैलोवीन चोरी के बारे में बात करता है और पूछता है क्या तुम इन लोगों को जानते हो। स्टाइल्स कहता है ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछली चोरी को अंजाम दिया था, लेकिन जिमी स्टाइल्स की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था क्योंकि पिछली चोरी और इस चोरी के बीच कोई कनेक्शन था ही नहीं। लेकिन तभी स्टाइल्स जिमी से कहता है कि उन चोरों का लीडर इसी तरह का काम करता है, हर बार एक नया पैटर्न और नई लोकेशन, ताकि किसी को भी इनका सबूत ना मिले। अब जिमी को लग रहा था कि स्टाइल्स शायद शो वाले हादसे को लेकर थोड़ा परेशान है और इसीलिए वो आज स्टाइल्स को घर जाने के लिए बोल देता है। स्टाइल्स के घर पर उसकी वाइफ कैंडिस उसका इंतजार कर रही थी। फिर जब स्टाइल घर पर पहुंचता है तो कैंडिस उसको ताना मारने लगती है क्योंकि स्टाइल काम और परिवार में हमेशा काम को ही महत्व देता है। दरअसल आज कैंडिस और स्टाइल्स की एनिवर्सरी है और इसी वजह से कैंडिस उससे नाराज थी क्योंकि स्टाइल्स ये बात भूल गया। लेकिन जब वो रूम के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ बेड पर एक सुंदर सा ब्रेसलेट रखा हुआ था। इसका मतलब स्टाइल्स को अपनी एनिवर्सरी याद थी, बस वो कैंडिस को सरप्राइज देना चाहता था। दूसरी तरफ कोट्रेन घर पर पहुंचकर एबनी को थैंक यू कहता है क्योंकि उसके बिना ये हैलोवीन चोरी मुमकिन नहीं हो पाती। फिर एबनी कोट्रेन से पूछती है कि हम लोग ये सब कुछ कब बंद कर रहे हैं क्योंकि मैं जिंदगी भर डर डर के नहीं जीना चाहती। फिर कोट्रेन उसको कहता है कि बस 2 चोरी और, क्योंकि मेरे लड़कों को पैसों की जरूरत है और उसके बाद मैं हमेशा के लिए ये धंधा बंद कर दूंगा। फिर एबनी कोट्रेन पर विश्वास करके उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो दोनों खूब मजे करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद कोट्रेन को अचानक से कुछ याद आता है, जिसके बाद वो बाहर जाकर अपने बेटे की तस्वीर देखने लगता है। दरअसल कोट्रेन का बेटा किसी वजह से एबनी के पेट में ही मर गया था और वो दोनों आज तक उस दुख को भूल नहीं पाए। तभी अगली सुबह जब स्टाइल्स का बेटा नोआ स्कूल चला जाता है तो कैंडिस स्टाइल्स से पिछली रात को लेकर माफी मांगती है। फिर स्टाइल्स और कैंडिस ये दोनों भी खूब मजे करते हैं और काम खत्म होने के बाद स्टाइल्स अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। दोस्तों, स्टाइल्स और कोट्रेन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक चोर है तो दूसरा पुलिस वाला, लेकिन इन दोनों की कहानियां एक ही मोड़ पर आकर मिलने वाली है, जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। तभी हम कोट्रेन को देखते हैं जो चार्ली नाम की एक लेडी से मिलने के लिए जाता है। दरअसल चार्ली ही कोट्रेन और उसकी टीम को काम बताती है और बदले में कोट्रेन उसको उसका हिस्सा देता है। और एबनी चार्ली की बहन है और इसीलिए कोट्रेन कभी भी अपने मिशन में फेल नहीं होता क्योंकि ये दोनों बहनें बहुत ही चालाक और होशियार हैं। फिर कोट्रेन चार्ली को उसका हिस्सा दे देता है, जिसके बाद चार्ली उसको नए काम के बारे में बताती है कि एक गली के अंदर 3 ज्वेलर्स शॉप्स हैं जहां 60 लाख के हीरे रखे हुए हैं और उन हीरो का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं है। अब चार्ली को इस इंफॉर्मेशन के $30 लाख चाहिए थे, यानी आधे पैसे, जिसके बाद कोट्रेन अपनी टीम के पास जाकर उनको आगे का प्लान समझाता है। अब कोट्रेन और उसकी टीम के लिए यह चोरी एक चुनौती थी क्योंकि जब वो लोग तीसरी दुकान में चोरी कर रहे होंगे तब तक पुलिस वहां पर आ जाएगी और इसीलिए उनको ये काम जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ मिगुएल नाम का एक माफिया स्टाइल्स को मिलने के लिए बुलाता है। दरअसल मिगुएल उस लड़की का पिता है जिसकी जान स्टाइल्स ने बचाई थी और इसीलिए मिगुएल स्टाइल्स का कर्जदार बन गया। फिर मिगुएल उसको ऑफर देता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी गैंग में शामिल हो सकते हो, लेकिन स्टाइल्स तो उसका ऑफर सुनते ही मना कर देता है। जिसके बाद मिगुएल उसको कहता है कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो और कोई ऐसा काम जो तुमसे नहीं हो रहा हो तो तुम मुझे याद कर लेना। फिर मिगुएल स्टाइल्स को वहां से जाने देता है।
दूसरी तरफ एबनी अपनी बहन चार्ली से मिलने के लिए जाती है। दरअसल एबनी कोट्रेन को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि कोट्रेन का काम बहुत ही रिस्की है और अगर उसे कुछ हो गया तो एबनी बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। फिर चार्ली एबनी को समझाती है कि तुम बेकार की बातों में दिमाग मत चलाओ क्योंकि कोट्रेन बहुत ही ताकतवर और चालाक है, उसे कुछ भी नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं स्टाइल्स अपने बेटे नोआ को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। आज स्टाइल्स ने सोच लिया था कि वो पूरा टाइम नोआ के साथ ही बिताएगा, लेकिन स्टाइल्स की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब जिस समय स्टाइल्स नोआ के साथ रेस्टोरेंट में था, वहीं दूसरी तरफ कोट्रेन और उसके साथी अपनी अगली चोरी के लिए निकल पड़ते हैं। अब प्लान के मुताबिक चार्ली के लिए काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम बियांका था, पहले से ही तीसरी दुकान में चली जाती है ताकि वहां पर कोई भी गड़बड़ ना हो। फिर कोट्रेन और उसके साथी वहां पर आकर ज्वेलरी शॉप को लूटना शुरू कर देते हैं। कोट्रेन की नजर बस एक ही चीज पर थी और वो है हीरे, इसलिए वो दुकान में मौजूद बाकी ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाता। फिर कोट्रेन एक लड़की के सिर पर बंदूक रखकर उससे लॉकर खुलवाता है, जिसके बाद उसके साथी दूसरी दुकान में जाते हैं और वहां पर भी ठीक ऐसा ही करते हैं। स्टाइल को जब खबर मिलती है कि ज्वेलरी शॉप में कुछ लुटेरे जबरदस्ती घुस गए हैं तो वो तुरंत वहां पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। नोआ स्टाइल्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता, जिसके बाद नोआ अपनी माँ को मैसेज कर देता है कि पापा फिर से मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। अब बैकअप टीम के पहुंचने में अभी भी 7 मिनट बाकी थे, लेकिन नोआ बैकअप टीम का इंतजार ही नहीं करता और अकेले ही उन चारों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। कोट्रेन को पहले से ही पता था कि पुलिस को यहाँ पर पहुंचने में कम से कम 8 मिनट लगेंगे, इसलिए वो 5 मिनट का टाइमर सेट करके अपने मिशन को अंजाम देता है। इन 5 मिनट में वो लोग 2 दुकानों को लूट लेते हैं और अब बारी थी आखिरी दुकान की और मिनट बचे थे 2। फिर कोट्रेन सभी को तीसरी दुकान में चलने के लिए कहता है। फिर वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करके तीसरी दुकान के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद कोट्रेन वहां पर मौजूद एक लड़की को पकड़कर उससे लॉकर खुलवा लेता है। तभी डियोन देखता है कि टीवी पर स्पोर्ट्स न्यूज आ रही है और एक बार फिर से उसकी टीम फ्लिपर्स हार रही है, लेकिन इसी दौरान एक गार्ड मौके का फायदा उठाकर अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बियांका जोर से चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और फिर कोट्रेन को मजबूरी में वहां पर फायरिंग करनी पड़ती है। फिर कोट्रेन और उसके साथी हीरे चुराकर वहां से भाग जाते हैं। जब स्टाइल्स वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि चोर वहां पर चोरी को अंजाम देकर भाग चुके हैं, इसलिए स्टाइल्स को अपने पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक बार फिर से वो लोग फेल हो गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों दुकानों में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ क्योंकि वो हीरे गैर कानूनी थे जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जा सकती थी और यही एक कारण था कि कोट्रेन ने हीरो के सिवा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। अगले सीन में हम देखते हैं एबनी अपनी एक चैरिटी की दोस्त से बातें कर रही थी और ये जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि एबनी की दोस्त कोई और नहीं बल्कि कैंडिस है। तभी जब कोट्रेन वापस घर आता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि आज डियोन की वजह से वो सभी लोग मरते मरते बचे हैं। कोट्रेन देखता है कि टीवी पर हर जगह उसी की खबरें आ रही हैं और स्टाइल्स टीवी पर लाइव आकर कोट्रेन को धमकी दे रहा है कि वो बहुत जल्द उसको पकड़ लेगा। अब स्टाइल्स का चेहरा देखकर कोट्रेन को मैनी शो वाला हादसा याद आ जाता है क्योंकि जिस चोर ने शो को गोली मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि कोट्रेन था और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। अब इन दोनों धाकड़ चोर और पुलिस की लड़ाई देखने के लिए सेकंड एपिसोड देखना तो बनता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं स्टाइल्स और उसकी साथी कोप क्रूज उन लोगों से पूछताछ कर रहे थे जिन्होंने दुकान के लॉकर खोले थे और हर कोई जवाब देता है कि गुंडों ने उनके साथ जबरदस्ती की थी और इसीलिए उन्हें मजबूरन लॉकर खोलने पड़े। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि उनमें से एक चोर क्लिपर्स का बहुत बड़ा फैन था। वो टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल देखकर क्लिपर्स की तारीफ करने में लगा था और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर कोई मेरे साथ शर्त लगाना चाहे तो लगा सकता है। लेकिन इस बात से भी स्टाइल्स को कोई भी हेल्प नहीं मिलती क्योंकि कोट्रेन और उसके साथियों ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। तभी कैंडिस स्टाइल्स को तुरंत मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि आज वो अपनी लाइफ का फैसला कर कर ही रहेगी। दरअसल वो इस बात से बहुत नाराज थी कि स्टाइल्स नोवा को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर चला गया और इसी वजह से उसने एक काउंसलर को भी बुला लिया था। फिर घर पहुंचने पर स्टाइल्स नोवा से पूछता है कि मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए क्या करूं। जवाब में नोवा उसको कहता है कि मुझे दादाजी से मिलना है। स्टाइल्स नोवा की बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके दादाजी सही आदमी नहीं है, लेकिन नोवा नहीं मानता, इसलिए स्टाइल्स को मजबूरी में नोवा को अपने डैड के पास ले जाना पड़ता है। दूसरी तरफ कोट्रेन अपनी बहन एला को मिलने के लिए बुलाता है और उसको कुछ पैसे देता है ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। दरअसल लियोन की गलती की वजह से वो सभी लोग फंस सकते थे और हो सकता है कि पुलिस एला के घर में पूछताछ करने के लिए भी आए।
इसलिए कोर्टन उसको पहले से ही आगाह कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं चार्ली और एबनी ज्वेलरी शॉप वाली चोरी के बारे में बातें कर रही थी। एबनी चार्ली को बताती है कि डियोन की गलती की वजह से कोर्टन को 2 गार्ड्स को शूट करना पड़ा और अब ये खबर हर जगह चर्चा में है। फिर एबनी की बात सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कोर्टन ने उसको ये सब नहीं बताया। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच में क्रूज बियांका को पूछताछ करने के लिए बुलाती है। क्रूज को पता था कि बियांका कुछ तो छुपा रही है क्योंकि जब कोर्टन और उसके साथी चोरी करने के लिए आए थे तो बियांका की नजर उन चोरों पर ना होकर आसपास के लोगों पर थी। लेकिन बियांका क्रूज के इस इल्जाम से मना कर देती है क्योंकि आसपास देखने का मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार है। क्रूज के पास बियांका के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो अभी के लिए उसे जाने देती है। जब क्रूज ये बात स्टाइल्स को बताती है तो स्टाइल्स पोकर रूम वाली चोरी के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वहां भी ठीक ऐसा ही हुआ था। जूली नाम की लड़की ने बंदूक देखते ही कोर्टन और उसके साथियों को आगाह कर दिया था। इसका मतलब ये लोग इसी तरह से काम करते हैं। पहले कोई लड़की चोरों की प्लान की हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है और ध्यान रखती है कि कोई गड़बड़ ना हो। फिर स्टाइल्स उस आदमी को ब्यूरो में बुलाता है जिसकी $2.5 लाख की घड़ी चोरी हुई थी। वो आदमी अपना नाम हालवे बताता है और स्टाइल्स से कहता है कि वो चोर जबरदस्ती मेरी घड़ी ले गए। फिर स्टाइल्स उससे पूछता है कि क्या तुमने बंदूक निकालने की कोशिश की थी। हालवे कहता है हाँ, लेकिन मेरे साथ में बैठी लड़की ने चिल्लाकर सारा मामला खराब कर दिया। अब स्टाइल्स का शक यकीन में बदल जाता है कि जूली और बियांका उन चोरों के साथ मिली हुई है। वो चोर हर बार नई लोकेशन, नया टारगेट और नई लड़की का यूज करते हैं। तभी जिमी को एहसास होता है कि पिछले सभी चोरी के केसेस आपस में कनेक्टेड है, जिसके बाद जिमी स्टाइल्स के लिए एक फोर्स तैयार करने का ऑर्डर देता है। स्टाइल्स उस फोर्स में अपने पसंद के लोगों को शामिल करना चाहता था, लेकिन जिमी उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि फोर्स के मेंबर उसकी खुद की मर्जी के होंगे। फिर कुछ समय बाद 2 नए ऑफिसर स्टाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं जिनका नाम सेरुलो और ब्रिंकली था। तब स्टाइल्स ज्वेलरी शॉप के ओनर को ब्यूरो में बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो दोनों उसको चोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताते। वो तो बस यही कहते हैं कि हमारी दुकान में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। फिर स्टाइल्स समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी चोर अपनी जान को जोखिम में डालकर सिर्फ दुकान के शीशे तोड़ने के लिए नहीं आएगा, उसने कुछ तो चुराया होगा। अब सेरुलो अपने दिमाग और सोर्स का इस्तेमाल करके उस ज्वेलरी शॉप के बारे में पता लगाता है और स्टाइल्स को रिपोर्ट करता है कि इस दुकान के मालिक का नाम है पैट्रिस, लेकिन इनके चेक्स एक बड़ी कंपनी के नाम जाते हैं जिनके मालिक 2 पर्शियन गैंगस्टर्स हैं, फरीद और अमीन। अब स्टाइल्स को सारी बातें समझ में आ जाती हैं, जिसके बाद वो उन दोनों गैंगस्टर्स को ब्यूरो में बुलाता है। फरीद और अमीन दोनों पुलिस को कुछ भी नहीं बताते, लेकिन तभी सेरुलो अमीन से कहता है कि अगर हमें सच नहीं बताया तो तुम लोग जिंदगी भर जेल में ही सड़ते रहोगे। फिर अमीन सेरुलो की बात सुनकर घबरा जाता है और स्टाइल्स को $60 लाख के हीरो के बारे में बता देता है जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब फरीद अमीन की इस बेवकूफी पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसको सच नहीं बताना चाहिए था। दूसरी तरफ चार्ली कोर्टन से पूछती है कि डियोन ने वहां पर क्या गड़बड़ की थी, लेकिन कोर्टन तो चार्ली का सवाल सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। फिर चार्ली कोर्टन से कहती है कि डियोन को टीम से निकाल दो, लेकिन कोर्टन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि डियोन ने भले ही गलती की हो, लेकिन वो उनका बहुत पुराना दोस्त है। फिर इतना कहकर कोर्टन वहां से चला जाता है। अब चार्ली के पास डियोन को टीम से निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो पर्शियन माफिया फरीद को फोन करती है और कहती है कि डियोन को खत्म कर दो। दूसरी तरफ स्टाइल्स अपने बेटे नोआ को एमोस से मिलवाने के लिए ले जाता है। एमोस अपने पोते को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन स्टाइल्स वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता क्योंकि नोआ का एमोस से ज्यादा घुलना मिलना सही नहीं है। फिर नोआ को घर ड्रॉप करने के बाद स्टाइल्स ताई ताई नाम के मुजरिम के घर जाता है क्योंकि वहीं से उसे उन चोरों के बारे में पता चलेगा। ताई ताई स्टाइल्स को बताता है कि जब हम गैम्बलिंग करते थे तो सिर्फ एक ही लड़का था जो क्लिपर्स टीम पर पैसे लगाता था और उसका नाम है डियोन। ताई ताई की बात सुनकर स्टाइल्स को याद आता है कि उस दिन भी एक चोर क्लिपर्स पर पैसे लगाने की बात कर रहा था। इसका मतलब वो चोर कोई और नहीं बल्कि डियोन ही है। अब स्टाइल्स और उसकी टीम डियोन के बारे में पता लगाने पर जुट जाते हैं। फिर डियोन की पुरानी फोटोज के जरिए उन्हें स्ट्रा हेड और चोई के बारे में भी पता चल जाता है, जिसका मतलब अब केवल कोर्टन ही बचा है जिसके बारे में पुलिस नहीं जानती। दूसरी तरफ कोर्टन और उसके साथी डायमंड्स का सौदा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले स्ट्रा हेड डियोन से ये बात साफ कर देता है कि इस बार तुम्हें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे।
क्योंकि तुम्हारा ध्यान चोरी से भटक गया था। लेकिन ड्योन तो स्ट्रॉ हैट की बात सुनकर भड़क जाता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं थी, इसलिए वो लोग फ्रीद के पास डील करने के लिए चले जाते हैं। फ्रीद के आदमी पहले ही कोट्रेन और उसके साथियों की बंदूकें जब्त कर लेते हैं ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। अब कोट्रेन ने ये डील पूरे $60 लाख में तय की थी, लेकिन जब कोट्रेन को पैसे मिल जाते हैं तो फ्रीद ड्योन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीद को कोई अंदाजा भी नहीं था कि कोट्रेन कभी भी बैकअप प्लान के बिना कहीं भी नहीं जाता और ना ही किसी से सौदा करता है। फ्रीद के बंदूक बाहर निकालते ही कोट्रेन का एक साथी जो कि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था वो फरीद को शूट कर देता है। फिर कोट्रेन और उसके साथी उन सभी को मार देते हैं, जिसके बाद कोट्रेन डायमंड्स को लाश के ऊपर डाल देता है ताकि पुलिस को लगे कि ये सब गैंगस्टर्स के बीच की मुठभेड़ थी जिसके अंदर फरीद मारा गया। दोस्तों, कोट्रेन का दिमाग पढ़ पाना नामुमकिन है क्योंकि उसके जैसा चोर ना ही आज तक कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तभी कुछ देर बाद पुलिस और मीडिया वाले क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं और वहां सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कोट्रेन ने सोचा था, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि फरीद ने अपने साथी अमीन को धोखा दिया होगा और इसीलिए अमीन ने उसको मार डाला। लेकिन स्टाइल्स को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। स्टाइल्स को यकीन था कि ये काम उन्हीं चोरों का होगा, लेकिन उसके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। तभी थैंक्स गिविंग की रात को स्टाइल्स अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखता है जिसमें उसके डैड एमोस भी आए थे। अब एक तरफ तो स्टाइल्स अपने घर पर थैंक्स गिविंग मना रहा था और दूसरी तरफ कोट्रेन और उसके दोस्त अपने अड्डे पर एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज उन्होंने बहुत बड़ा हाथ मारा है। तभी जब चार्ली को पता चलता है कि फरीद मारा गया तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन फिलहाल चार्ली को एक जरूरी काम खत्म करना था, इसलिए वो बियांका के घर उससे मिलने के लिए जाती है। दरअसल पुलिस को बियांका पर शक हो गया था और अब उसके फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से उसके पुराने क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी निकाल लिए गए हैं, जिसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अब बियांका चार्ली के किसी भी काम की नहीं है। दूसरी तरफ स्टाइल्स के घर पर जब थैंक्स गिविंग पार्टी चल रही थी तो स्टाइल्स अपने डैड पर भड़क जाता है। फिर एमोस स्टाइल्स से कहते हैं कि मैं अपनी पिछली गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन स्टाइल्स तो गुस्से में अपने पिता को पार्टी से जाने के लिए कह देता है। लेकिन नोआ को अपने पापा का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो भी गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर क्रूज जब बियांका के घर में उससे पूछताछ करने के लिए जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर बियांका की लाश पड़ी थी। अगले सीन में हम कोट्रेन को देखते हैं जो एबनी से प्यार भरी बातें कर रहा था। तभी स्ट्रोक कोट्रेन के पास आकर उसे बताता है कि ताई ताई नाम के गुंडे ने एक पुलिस वाले को ड्योन के बारे में सब कुछ बता दिया है और उनके साथी बेबी+1 की टीम ने ताई ताई को पकड़ रखा है। स्ट्रो की बात सुनकर कोट्रेन को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो लोग ताई ताई को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सबसे पहले कोट्रेन बेबी+1 को उसके हिस्से के पैसे देता है क्योंकि उसने ताई ताई को पकड़ कर रखा है। फिर जब सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं तो कोट्रेन ताई ताई से पूछता है कि तुमने पुलिस को ड्योन के बारे में क्या बताया था। दूसरी तरफ स्टाइल जब स्ट्रॉ हैट्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसको उसके एक साथी की तस्वीर मिलती है जिसका नाम है कोट्रेन। तभी एक कोप स्टाइल्स को बताता है कि ये कैदी बहुत ही शातिर था और हमेशा ही खामोश रहता था। अब कोट्रेन की डिटेल्स पढ़ते ही स्टाइल्स समझ जाता है कि हम लोग जिस चोर को ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कोट्रेन है। दूसरी तरफ कोट्रेन ताई ताई को गोली मार देता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं स्टाइल्स जिमी को कोल्ट्रेन के बारे में बता रहा था। जिमी स्टाइल्स को समझाता है कि तुम कोल्ट्रेन पर शक मत करो क्योंकि वो पहले मुजरिम हुआ करता था, लेकिन जेल से आने के बाद कोल्ट्रेन सुधर गया और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेकिन स्टाइल्स को यकीन था कि अब तक जितनी भी चोरियां हुई हैं उन सभी का लीडर कोल्ट्रेन ही होगा। अब स्टाइल्स को बस एक सबूत चाहिए था ताकि वो कोल्ट्रेन और उसके साथियों से पूछताछ कर सके और इसीलिए अब उसकी टीम कोल्ट्रेन के सभी साथियों के घर के बाहर नजर रखे हुए थी। अगले सीन में हम ब्रिंकले को देखते हैं जो ड्योन के घर के बाहर नजर रखे हुए था। फिर ड्योन अपनी वाइफ से झगड़ा करके अपनी दूसरी वाइफ के पास चला जाता है और अपनी फैमिली के साथ खूब मजे करता है। अब ब्रिंकले की तरह ही स्टाइल्स, क्रूज और बाकी के ऑफिसर्स कोल्ट्रेन और उसके साथियों के बाहर नजर रख रहे थे। स्टाइल्स देखता है कि कोल्ट्रेन किसी से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस शख्स से मिलने के लिए गया है उसने स्टाइल्स और उसके सभी साथियों की कुंडली निकाल कर रखी है, यानी कि
चार्ली का कोई भी काम कच्चा नहीं होता। उसे पता था कि ज्वेलरी शॉप वाले हादसे के बाद पुलिस कुछ बवाल जरूर करेगी और इसीलिए उसने स्टाइल्स और उसके साथियों की सारी डिटेल्स निकलवा ली। फिर चार्ली ये डिटेल्स कोल्ट्रेन को देकर वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद कोल्ट्रेन के पास स्ट्रॉ हेड का फोन आता है। दरअसल स्ट्रॉ हेड को पता चल गया था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, इसलिए अब वो कोल्ट्रेन को आगाह करना चाहता था कि तुम भी होशियार रहना। अब कोल्ट्रेन अपना दिमाग दौड़ाता है और अपने साथियों से कहता है कि इन पुलिस वालों को इन्हीं की चाल में फंसा दो। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये कौन सी चाल की बात कर रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय थी कि कोल्ट्रेन और उसके साथी कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं स्टाइल्स अपने डिटेक्टिव दोस्त मलिक से मिलने के लिए जाता है। स्टाइल्स को मलिक की हेल्प चाहिए थी क्योंकि वो कैप्सन क्राइम डिपार्टमेंट का सीनियर कोप है और उसकी पहचान बहुत ऊपर तक है। लेकिन मलिक स्टाइल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोल्ट्रेन के खिलाफ कोई सबूत है। अब सबूत की बात आते ही स्टाइल्स चुप हो जाता है क्योंकि उसकी टीम अभी तक कोई भी ठोस सबूत जुटा नहीं पाई। अब मलिक बिना किसी ऑफिशियल एविडेंस के स्टाइल्स की हेल्प करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम घड़ी चोरी वाले मामले पर इन्वेस्टिगेट करोगे तो जरूर मैं तुम्हें वारंट दिलवा सकता हूँ। फिर स्टाइल्स गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद स्टाइल्स के पास क्रूज का फोन आता है और बताती है कि चोई मुझे मेरे बेटे के स्कूल में लेकर आया है। क्रूज की तरह बाकी ऑफिसर्स भी परेशान थे क्योंकि कोल्ट्रेन के साथी इनडायरेक्टली उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो वो लोग उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर स्टाइल्स अपने साथियों के साथ एक मीटिंग करता है। स्टाइल्स को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि स्टाइल्स को तो कोई धमकी नहीं मिली। लेकिन तभी एक कोप स्टाइल्स से कहता है कि तुम्हें धमकी इसलिए नहीं मिली क्योंकि कोल्ट्रेन इन सब में शामिल है ही नहीं। हर ऑफिसर को लग रहा था कि कोल्ट्रेन जेल से निकलने के बाद सुधर गया है, लेकिन स्टाइल्स किसी की भी बात नहीं मानता और कहता है कि जल्दी से हालवे की घड़ी के बारे में पता करो क्योंकि अब वो घड़ी ही हमारा आखिरी सुराग है। अब स्टाइल्स जब भी कुछ करने की सोचता है तो कोल्ट्रेन उसको पहले से ही भांप लेता है। उसको ये भी पता था कि स्टाइल्स और उसकी टीम घड़ी के जरिए उनको पकड़ने की कोशिश करेगी, इसलिए वो रात के वक्त अपने साथियों के साथ हालवे के घर पर पहुंच जाता है और ड्योन हालवे को उसकी घड़ी वापस लौटा देता है। जिसके बाद वो लोग हालवे को धमकी देते हैं कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लेना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हालवे भी कोल्ट्रेन की बात मान जाता है, जिसके बाद कोल्ट्रेन और उसके साथी वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं। फिर ड्योन कोल्ट्रेन से माफी मांगता है क्योंकि उसको घड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी। जवाब में कोल्ट्रेन उसको कहता है कि जो भी हुआ उसको भूल जाओ लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। फिर ड्योन कोल्ट्रेन से वादा करता है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, जिसके बाद कोल्ट्रेन उसको गले से लगा लेता है। अगले सीन में हम स्टाइल्स और नोआ को देखते हैं जो एक साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे। नोआ स्टाइल्स से माफी मांगता है क्योंकि उसको थैंक्स गिविंग वाली रात को स्टाइल्स पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नोआ को समझ में नहीं आ रहा था कि स्टाइल्स अपने पापा एमोस को पसंद क्यों नहीं करता। फिर स्टाइल्स नोआ से कहता है कि तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे दादाजी और मेरे बीच में कुछ ऐसे राज हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। अगले सीन में हम देखते हैं कैंडिस एबनी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि एबनी प्रेग्नेंट है। अब कैंडिस ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन शायद एबनी को मां बनने की खुशी नहीं थी। फिर कैंडिस एबनी से पूछती है कि तुम खुश क्यों नहीं हो। तभी एबनी उसको बताती है कि जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरा मिसकैरेज हो गया था और इसीलिए मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब दोबारा से ना हो जाए। लेकिन तभी कैंडिस एबनी को शांत करती है और हिम्मत देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रिंकली ने हैलोवीन पार्टी में आए सभी गेस्ट्स की लिस्ट बनाई हुई थी, जिसके जरिए उसको पता चलता है कि कोल्ट्रेन और एबनी भी उस पार्टी के अंदर आए थे। अब स्टाइल का दिमाग घूम जाता है क्योंकि अगर कोल्ट्रेन पार्टी के अंदर आया था तो पोकर रूम में घुसकर चोरी किसने की। फिर स्टाइल्स अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि जल्दी से पता लगाओ कि हैलोवीन पार्टी में कोल्ट्रेन के ऊपर कौन नजर रखे हुए था। फिर उसकी टीम अपने काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ एबनी से मिलने के लिए चार्ली आती है और उसको उसके नए घर की चाबियां देती है। दरअसल चार्ली खुद भी ये बात जानती थी कि कोल्ट्रेन आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा, लेकिन वो अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहती थी और इसीलिए वो एबनी को उसका ड्रीम हाउस खरीद कर देती है। लेकिन एबनी चार्ली से वो घर नहीं लेती क्योंकि उसका तो अपने पति के साथ कुछ और ही प्लान था। लेकिन चार्ली एबनी के हाथ में घर की चाबियां थमा कर चली जाती है क्योंकि उसको एक जरूरी मीटिंग
के लिए जाना था। फिर चार्ली टॉम नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाती है जिसे एक बहुत बड़ा काम करवाना था और उस काम की कीमत होगी $1 करोड़। चार्ली टॉम से कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन जब टॉम को बात नहीं बनती दिखती तो वो धमकी पर उतर जाता है और कहता है कि काम तो तुम्हें करना ही होगा वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब चार्ली टॉम की धमकी सुनकर घबरा जाती है, जिसके बाद वो कोल्ट्रेन को इसके बारे में बताती है जो कि अपनी वाइफ के साथ एक सम्मान समारोह में जाने की तैयारी कर रहा था। चार्ली कहती है कि हमें उस काम के बदले $90 लाख मिलेंगे और फिर वो कोल्ट्रेन को सारा काम भी समझा देती है, लेकिन फिलहाल कोल्ट्रेन उसका काम करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि ये काम बहुत ही रिस्की है और उसने अपनी वाइफ एबनी से वादा भी किया है कि वो जल्दी ही ये सब कुछ छोड़ देगा। फिर वो चार्ली को बिना हाँ ना का जवाब दिए अपनी वाइफ को लेकर पार्टी में चला जाता है, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि जिस समारोह में कोल्ट्रेन अपनी वाइफ के साथ जा रहा था उस पार्टी के अंदर कैंडिस और स्टाइल्स भी आ रहे थे, यानी कि आज एक शातिर चोर और एक जाबाज पुलिस वाला दोनों आमने सामने होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं पार्टी के अंदर कैंडिस स्टाइल्स को अपने सभी दोस्तों से मिलवाती है। तभी स्टाइल्स देखता है कि मलिक भी वहां पर आया हुआ है, जिसके बाद कैंडिस और स्टाइल्स मलिक से बात करते हैं। दरअसल ये तीनों कॉलेज के दोस्त हैं, लेकिन फिर कैंडिस ने स्टाइल्स के साथ शादी कर ली और मलिक के रास्ते इनसे अलग हो गए। इतने में एबनी और कोल्ट्रेन भी वहां पर आ जाते हैं। तभी स्टाइल कोल्ट्रेन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो जिस चोर को ढूंढ रहा है वो आज उसके सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी स्टाइल उसको पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। फिर स्टाइल्स कोल्ट्रेन के साथ बार में ड्रिंक करने के लिए चला जाता है और उससे इस तरह से बात करता है कि वो जल्दी ही उसको पकड़ लेगा, लेकिन फिर कोल्ट्रेन भी सिर्फ एक जवाब देकर स्टाइल्स की बोलती बंद कर देता है कि असली मर्द वही होता है जो कानून के दायरे से बाहर रहकर काम करे। इतने में स्टाइल के पास क्रूज का मैसेज आता है कि हालवे ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। अब ये बात जानकर स्टाइल को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि जब भी वो कुछ करने की सोचता है कोल्ट्रेन पहले ही उसको हरा देता है, लेकिन फिर भी स्टाइल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। तभी कुछ देर बाद एबनी कोल्ट्रेन से अकेले में बात करती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एबनी की बात सुनकर कोल्ट्रेन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ स्टाइल्स बाहर आकर ब्रिंके से मिलता है और पूछता है कि क्या डीएनए मैच हो गया। दरअसल डायमंड चोरी वाले किस्से में पुलिस को किसी शख्स का डीएनए मिला था और अगर वो डीएनए उन चारों चोरों में से किसी का हुआ तो स्टाइल्स इसी वक्त कोल्ट्रेन को अरेस्ट कर लेगा, लेकिन ब्रिंके स्टाइल्स से कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये बात सुनकर स्टाइल्स वहाँ से चला जाता है। अब स्टाइल्स की गैर हाजिरी में मलिक कैंडिस से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं और कैंडिस भी उसको हाँ कह देती है, लेकिन स्टाइल्स गाड़ी के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। तभी कोल्ट्रेन एबनी को एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है और बताता है कि तुम्हारी दोस्त का पति एक पुलिस वाला है और वो 2 साल से मेरे पीछे पड़ा है जब से मैंने उसके साथी मैनी शो को खत्म किया है। कोल्ट्रेन की बात सुनकर एबनी के होश उड़ जाते हैं। फिर कोल्ट्रेन उसको कहता है कि हमें बस एक आखिरी काम पूरा करना होगा, उसके बाद हम दोनों अपनी पूरी जिंदगी आराम से ऐशो आराम में बिताएंगे। एबनी भी कोल्ट्रेन की बात मान जाती है, जिसके बाद कोल्ट्रेन उसको घर भेज देता है। इस समय स्टाइल कोल्ट्रेन की गाड़ी पर नजर रखे हुए था, लेकिन जब गाड़ी घर पहुंचती है तो स्टाइल देखता है कि उसमें कोल्ट्रेन है ही नहीं, क्योंकि कोल्ट्रेन अपने साथियों के पास जाकर नए काम को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। फिर अगली सुबह स्टाइल्स हालवे से बात करने के लिए जाता है। हालवे स्टाइल को झूठी कहानी बता देता है कि मेरी एक्स वो घड़ी ले गई थी और अब उसने मुझे वो लौटा दी है, लेकिन स्टाइल्स को शक हो गया था कि जरूर कुछ तो हुआ है, तभी तो हालवे ने अपना बयान बदला है। अब स्टाइल्स हालवे को कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस से ब्यूरो आ जाता है। इस समय जिमी भी स्टाइल्स से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि स्टाइल्स को अब तक कोल्ट्रेन के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला और ऊपर से कोल्ट्रेन कल रात अपनी वाइफ के साथ पार्टी के अंदर भी आया था और अगर वो चोर होता तो कभी भी वो खुलेआम पार्टी के अंदर नहीं आता। फिर जिमी स्टाइल्स से साफ साफ कह देता है कि तुम कोल्ट्रेन के ऊपर शक करना बंद करो वरना तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। फिर जिमी के जाने के बाद स्टाइल्स क्रूज से बात करता है। स्टाइल को शक था कि उसके डिपार्टमेंट में कोई तो है जो कोल्ट्रेन तक हमारी सारी खबरें पहुंचा रहा है और इसीलिए वो हमसे एक कदम आगे रहता है, लेकिन क्रूज को भी स्टाइल्स की बात बिल्कुल बकवास लगती है। फिर स्टाइल्स वापस घर आ जाता है। घर आने पर कैंडी स्टाइल से माफी मांगती है क्योंकि अगर उसे पता होता कि स्टाइल पार्टी में ही है तो वो कभी भी मलिक के साथ घर नहीं आती। फिर वो स्टाइल से पूछती है कि तुम पूरा दिन कहाँ पर खोए रहते हो, तुम होते मेरे साथ हो लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। फिर स्टाइल उसको बताता है कि एक चोर ने मेरी नाक में दम कर रखा है, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहता है और मैं हर पल उसको ही पकड़ने के बारे में सोचता हूँ। अब एक तरफ तो स्टाइल्स अपनी वाइफ को कोल्ट्रेन की कहानी सुना रहा था और वहीं दूसरी तरफ कोल्ट्रेन अपने साथियों के साथ मिलकर एक फार्मा कंपनी
कंपनी पर कब्जा करने की तैयारी में था, जिसका नाम है अमेरिकाना फार्मास्यूटिकल्स। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं स्टाइल्स और कैंडिस अपने बेटे नोआ का फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं। कैंडिस स्टाइल्स को साफ कह देती है कि अगर तुम आज मैच के बीच में से गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर बार तुम ऐसा ही करते हो। तब स्टाइल्स देखता है कि उसके पिता भी वहां पर 2 आदमियों के साथ मैच देखने के लिए आए हैं और उनको देखकर स्टाइल्स को बहुत गुस्सा आता है। तभी कुछ देर बाद वहां पर एंट्री होती है कोल्ट्रेन और स्ट्रा की। दरअसल कोल्ट्रेन हर साल वाल्डर होल्डिंग्स की तरफ से फुटबॉल प्लेयर्स को जूते गिफ्ट करने के लिए आता है और इस साल भी वो इसीलिए यहाँ पर आया है। तभी जब स्टाइल्स की नजर कोल्ट्रेन पर पड़ती है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब एक चोर उसी के बेटे को जूते गिफ्ट कर रहा है। फिर कुछ देर बाद कोल्ट्रेन और स्ट्रा वहां से चले जाते हैं। स्टाइल कोल्ट्रेन का पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक कोल्ट्रेन की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। तभी कैंडिस स्टाइल के पास मैसेज करती है कि तुम कहां चले गए, हमारा बेटा गोल पर गोल किए जा रहा है और तुम उसको मिस कर रहे हो। लेकिन स्टाइल का दिमाग फुटबॉल मैच से हटकर वापस से केस की तरफ चला गया था। फिर जब कैंडिस वहां से जाने लगती है तो वो एबनी के पास फोन करती है और बताती है कि मेरा पति एक बार फिर से मुझे छोड़कर चला गया है। इतने में एबनी के पास कोल्ट्रेन का फोन आ जाता है और एबनी कैंडिस का फोन काट देती है। कोल्ट्रेन बताता है कि मैं आज स्टाइल और कैंडिस से मिला था और उनको देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। अब वो इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। वो एबनी से कहता है कि तुम कैंडिस के मन में जहर घोल दो ताकि वो अपने पति से दूर हो जाए। तुम उसे स्टाइल्स के खिलाफ भड़काओ, फिर उसका ध्यान मुझ पर से हटकर अपने फैमिली की तरफ हो जाएगा। लेकिन एबनी को ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि वो अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती थी। लेकिन फिर वो अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर ऐसा करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्टाइल क्रूज से बात कर रहा था। क्रूज स्टाइल को समझाती है कि हमें कोल्ट्रेन का पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी तक पुलिस को उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला और यहाँ तक कि उस घड़ी वाले ने भी अपनी शिकायत वापस ले ली है। लेकिन इतने में एक कोप वहां पर आता है और स्टाइल को खबर देता है कि वो डीएनए सैंपल स्ट्रोमैन नाम के एक आदमी से मैच हो गया है। अब स्टाइल के पास एक मजबूत कड़ी आ गई थी, जिसके बाद वो कोल्ट्रेन के दोस्त स्ट्रा को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। स्टाइल स्ट्रो से साफ साफ कह देता है कि अगर तुमने हमें अपने अगले काम के बारे में बता दिया तो मैं तुम पर लगे सारे इल्जाम हटा दूंगा और तुम्हें बाइज्जत बरी करवा दूंगा। लेकिन स्टाइल को कोई अंदाजा भी नहीं था कि स्ट्रोमैन आज का नहीं बल्कि पुराना खिलाड़ी है। स्ट्रोमैन स्टाइल से कहता है कि शायद तुम मुझे भूल गए हो, मैं स्कूल टाइम में भी तुम्हारे ही खिलाफ खेला करता था और मैंने कई बार तुम्हें धूल चटाई है और आज भी तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तुम्हें मेरे खिलाफ जो भी केस बनाना है बना लो, बस मुझे मेरा वकील चाहिए। फिर इतना कहकर स्ट्रा वहां से चला जाता है। अब स्टाइल्स एक बार फिर से जीतकर हार गया था, क्योंकि वो सबूत मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। अगले सीन में हम कोल्ट्रेन को देखते हैं, जो चार्ली को कैंडिस के बारे में बता रहा था। कोल्ट्रेन की बातें सुनकर चार्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो कैंडिस के घर पर जाकर उसको कपल टिकट देकर घूमने का ऑफर देती है। चार्ली को पता था कि स्टाइल कैंडिस के साथ नहीं जाएगा, इसलिए कैंडिस की दूसरी चॉइस होगी एबनी। अब चार्ली का प्लान एकदम सही निशाने पर बैठता है, जिसके बाद कोल्ट्रेन और उसके साथी रात के वक्त अपना काम करने फार्मा कंपनी पहुंच जाते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पर केटामाइन की 10 लाख शीशियां चुराने के लिए आए थे, जिनकी कीमत पूरे $1 करोड़ है। दरअसल ये ड्रग बनाने का अल्टीमेट सोर्स है और इसीलिए इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। फिर 90 मिनटों के अंदर अंदर कोल्ट्रेन और उसकी पूरी टीम 10 लाख शीशियां ट्रक के अंदर भर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने अड्डे पर जाकर जश्न मनाते हैं। आज कोल्ट्रेन और उसके साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उन्होंने 90 मिनटों के अंदर अंदर पूरे $90 लाख कमा लिए। फिर अगली सुबह स्टाइल और उसकी टीम फार्मा कंपनी में पहुंचकर तलाशी लेने लगते हैं। जिमी स्टाइल से साफ कह देता है कि तुम इस केस से बाहर हो, क्योंकि तुम्हें तो अभी भी यही लग रहा है कि इस कांड के पीछे कोल्ट्रेन का ही हाथ है। दरअसल जिमी और उसकी बाकी की टीम के मुताबिक इतनी बड़ी चोरी करना 4 लोगों के बस की बात नहीं है। फिर स्टाइल गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कोल्ट्रेन और उसके साथियों के लिए एक नई ही मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि टॉम ये डील कैंसिल कर देता है। फिर चार्ली टॉम से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं। लेकिन तभी टॉम उसको कहता है कि तुम तो मेरे परिवार को जानती ही हो, अगर ज्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। फिर इतना कहकर टॉम फोन काट देता है। अब चार्ली कोल्ट्रेन को भी सारी बात बता देती है, जिसके बाद कोल्ट्रेन अपने दोस्तों के पास जाकर
उन्हें शांति से ये सब कुछ बताता है। कोल्ट्रेन की बात सुनकर डियोन पागल हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस चोरी के लिए बहुत बड़ा खतरा उठाया था। लेकिन तभी कोल्ट्रेन उसको समझाता है कि अगर डील कैंसिल हुई तो इसमें ना ही मेरी गलती है और ना ही चार्ली की। फिर वो अपने दोस्तों को ये भी बताता है कि अब मैं और काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है। और इतना कहकर कोल्ट्रेन वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद डियोन कोल्ट्रेन को भर भर कर गालियां देता है क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन स्ट्रोमैन को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो कोल्ट्रेन से अकेले में बात करने के लिए जाता है। कोल्ट्रेन स्ट्रोमैन को बताता है कि हमें सावधान रहना होगा क्योंकि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से डीलर ने डील कैंसिल कर दी है। और मुझे मेरे एक सोर्स के जरिए पता चला है कि ये डीलर बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब स्ट्रोमैन कोल्ट्रेन से पूछता है कि अब हमें क्या करना है। कोल्ट्रेन कहता है कि अब हम तीनों उस डीलर पर नजर रखेंगे और उसकी पूरी कुंडली निकालेंगे, लेकिन तब तक डियोन इन सब से दूर रहेगा। अब स्ट्रोमैन कोल्ट्रेन की बात अच्छे से समझ जाता है। दूसरी तरफ एबनी कैंडिस से मिलते ही उसको भड़काना शुरू कर देती है, लेकिन कैंडिस को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि स्टाइल ने उसके नेकलेस में एक छोटा सा कैमरा लगा रखा है। हालांकि कैंडिस कोई भी ऐसी बात नहीं कहती जिससे स्टाइल को दुख हो, लेकिन स्टाइल को यह साफ हो जाता है कि एबनी कैंडिस को भड़का रही है। अगले सीन में हम देखते हैं स्ट्रामैन और डियोन घर पर पार्टी कर रहे थे क्योंकि आज डियोन की माँ का बर्थडे था। तभी डियोन के पास किसी का फोन आता है, जिसके बाद वो खाना छोड़कर चला जाता है। दरअसल डियोन ने किसी को बिना बताए इस पूरे मामले की डील तय कर ली थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोल्ट्रेन को इसके बारे में पता चलेगा तो वो इसके साथ क्या करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं स्टाइल कैंडिस को लेने के लिए आ जाता है। दरअसल स्टाइल को कोल्ट्रेन के घर में घुसने का बहाना चाहिए था और इसीलिए वो कैंडिस को पिक करने के बहाने कोल्ट्रेन के घर में छानबीन करने लगता है। तभी एक डायरी के अंदर स्टाइल को कुछ तस्वीरें और नोट्स मिलते हैं, जिसके बाद स्टाइल उनकी फोटो खींच लेता है और वहां से चला जाता है। तभी जब स्टाइल रूम से बाहर जाने लगता है तो उसकी नजर एक चेस बोर्ड पर पड़ती है जिसमें जरूर कुछ राज है। दूसरी तरफ रात के वक्त डियोन कोल्ट्रेन से मिलता है। डियोन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनको क्या करना चाहिए क्योंकि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था और डियोन के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो 2 परिवारों का पेट भर सके। फिर कोल्ट्रेन डियोन की वाइफ के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में $5 लाख ट्रांसफर कर रहा हूँ। डियोन की वाइफ ये बात सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन डियोन कोल्ट्रेन से कहता है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। फिर कोल्ट्रेन उसको समझाता है कि इस वक्त अकल से काम लो क्योंकि अगर तुमने माल बेचा तो सबको पता चल जाएगा कि इस चोरी में तुम्हारे साथ मैं भी शामिल था और फिर हम सभी बुरी तरह से फंस जाएंगे। डियोन को भी कोल्ट्रेन की बात सही लगती है, जिसके बाद वो कोल्ट्रेन से वादा करता है कि मैं इस माल को नहीं बेचूंगा। फिर नेक्स्ट डे कोल्ट्रेन टॉम का पीछा करने लगता है। तभी कोल्ट्रेन देखता है कि टॉम के पीछे पुलिस पड़ी है, जिसके बाद वो चार्ली को इस बारे में बता देता है। दूसरी तरफ डियोन भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसने पहली बार क्लिपर्स पर बहुत बड़ा दाव जीता है। तभी डियोन के पास स्ट्रोमैन का फोन आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो। डियोन स्ट्रोमैन से कहता है कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये बात सुनकर स्ट्रोमैन भड़क जाता है क्योंकि आज डियोन और स्ट्रोमैन ने उनकी दादी का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करने का वादा किया था। फिर स्ट्रोमैन गुस्से में फोन काट देता है और डियोन अपने दोस्तों से बातों में लग जाता है। डियोन को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो कोल्ट्रेन की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि डियोन ने जिस आदमी के साथ डील की थी वो असल में एक पुलिस वाला है और स्टाइल्स का दोस्त भी। अगले सीन में हम देखते हैं जॉनसन नाम का एक ऑफिसर स्टाइल से मिलने के लिए आता है और बताता है कि मैंने डियोन नाम के एक आदमी से लगभग 10 लाख ग्राम कैटरीन की डील की है। ये बात सुनकर स्टाइल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज वो डियोन को पकड़ कर ही रहेगा और साबित कर देगा कि पिछली सभी चोरियों में भी कोल्ट्रेन और उसके साथियों का ही हाथ था। फिर रात के वक्त जब डियोन डीलर का इंतजार कर रहा था तो चारों तरफ से पुलिस आकर उसे घेर लेती है। अब डियोन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कोल्ट्रेन की कही हुई बातें याद करने लगता है। कोल्ट्रेन ने उसको कड़े शब्दों में मना किया था कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना, लेकिन डियोन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। डियोन को पता था कि अगर उसने सरेंडर कर दिया तो पुलिस कुछ भी करके उससे कोल्ट्रेन के बारे में पता लगा ही लेगी, इसलिए वो सीधा स्ट्रोमैन के पास फोन करता है और उसको अपने बचपन की बातें याद दिलाने लगता है। स्ट्रो को समझ में नहीं आ रहा था कि डियोन ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी स्ट्रो से बात करने के बाद डियोन पूरे माल में तेल छिड़क देता है और फिर शांति से सिगरेट पीने लगता है। जब डियोन बाहर आता है तो स्टाइल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अंदर सारा माल जलकर खाक हो गया था। तभी डियोन दोनों हाथों में बंदूक लेकर पुलिस पर फायरिंग करने लगता है,
जिसके बाद पुलिस वाले उसे गोलियों से भून डालते हैं। लेकिन ड्योन की मौत के बाद स्टाइल भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसको एक लीड मिली थी, लेकिन ड्योन ने अपनी जान देकर उसकी चाल बेकार कर दी। अब स्टाइल को एक बार फिर से कोल्ट्रेन के खिलाफ कोई सबूत ढूंढना होगा, इसलिए वो क्या करेगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।